नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं संतवीर सर चैनल पर। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक था हस्तकला, उसी को लेकर आज आगे की क्लास में। इससे पहले हमने थेवा कला पढ़ लिया, उस्ता कला, मथेरना कला, अति इम्पोर्टेंट कलाएं पढ़ चुके हैं। आज हम जो कला पढ़ेंगे, रीट वाले अभ्यर्थियों, पटवारी, कांस्टेबल वाले, अति महत्वपूर्ण, इसको पकड़ में बना लेना ताकि आपकी परीक्षा आसानी से क्लियर हो जाए। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों? वो हम पढ़ते हैं फड़ चित्रण के बारे में। किसके बारे में? पड़ या फड़ चित्रण के बारे में पढ़ते हैं। पड़ क्या है, फड़ क्या है? अब देखो, पहले तो पड़ जो होती है वो चित्रित होती है, किस पर होती है? ये जो चित्रित होती है, ये चित्रित होती है कपड़े पर। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, किस पर चित्रित होती है? कपड़े पर। उसी को हम क्या कहते हैं? पड़ या फड़ कहते हैं। अगला ऑप्शन, अगला ये है कि इसके लिए जो कपड़ा चाहिए, किसके लिए? इसके लिए जो हमें कपड़ा चाहिए वो कपड़ा कैसा होता है? सूती व रेजी का। सूती व रेजी का कपड़ा होता है। क्या कपड़ा? कपड़े की होती है। और किसको कपड़ों चाहिए? आपन सूती और रेजी को कपड़ों चाहिए। अब देखो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस कपड़े का रंग, इस कपड़े का रंग कैसा होता है? इस कपड़े का रंग होता है नीला व लाल होता है। कैसा होता है? नीला व लाल रंग का हो। कपड़ा कैसा हो? कपड़े का रंग नीला व लाल रंग का हो, या तो नीलो रंग हो है या फिर लाल रंग, जिसो मार करे विसो है। ठीक है, आगे देखो। फड़ कहते किसे हैं? फड़ किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि फड़ किसे कहते हैं। तो याद रखना कि ऐतिहासिक जीवन, व्यक्तित्व व महत्वपूर्ण स्थल की जानकारी, महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी अंकित हो, उसे फड़ कहते हैं। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आपका। फड़ किसे कहते हैं? बहुत देखो कि या तो मेरा क्या लिखा है? ऐतिहासिक जीवन। मेरा ऐतिहासिक जीवन यदि आप लिख दो, खुद का ऐतिहासिक जीवन अपनी डायरी में लिख दो, तो उसी को कपड़े पर लिख दो तो पड़ बन जाती है। देखो, इसके अलावा है महत्वपूर्ण स्थल, जैसे कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति, उन पर यदि लिख दो तो भी वो स्थल हो गया ना। उनकी जीवनी, कीर्ति स्तंभ के बारे में किसी कपड़े पर लिख दो, नीला लाल रंग का कपड़ा, तो वो क्या है? स्थल के बारे में जानकारी। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, चौथा नंबर ये है, इधर बता देता हूं, इसमें काम कौन करेगी? देखो, इस फड़ चित्रण में, फड़ में कार्य जो करते हैं, कार्य करने वालों को, फड़ चित्रण में कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? कहते हैं। अब आप बताओ क्या कहते हैं? देखो, इसमें औरत भी काम कर सके और पुरुष भी काम कर सके। यदि काम करे औरत, कौन करे?
औरत करे तो क्या कहेंगे, और यदि काम कर रहा है पुरुष तो क्या कहेंगे। महिला काम कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, चितेरी, बिन आपा के वांगा चितेरी। यदि पुरुष काम कर लाग रहे हो तो वो है चितेरो, चितेरा। आदमी यदि काम कर रहा है तो चितेरा है, और पुरुष स्त्री यदि काम कर रही है तो बाकी कहलावेगी चितेरी कहलावेगी। अब देखो चितेरी कुणी, पहले चितेरा देख लिया। रंग कैसा है, लाल नीला, लाफोर लाल। पहले अति इंपॉर्टेंट आता है कि प्रसिद्ध चितेरा कौन है, प्रसिद्ध चितेरा। तो लाल से हुआ श्री लाल जोशी, कुछ नहीं करना, श्री लाल जोशी जी जो थे वो इसके प्रसिद्ध क्या थे, चितेरा। ठीक है दोस्तों। अब इन्हें मिलता है 2006 में क्या मिलता है, पद्म श्री मिलता है। क्या मिलता है, पद्म श्री। कब मिलता है, 2006 में। किसको, श्रीलाल जोशी को। एक। अब दूसरा प्रश्न, वर्तमान चितेरा कौन है इस कला का, वर्तमान चितेरा। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, वर्तमान चितेरो कौन है, इसको क्या मिला है, पद्म श्री। रंग कैसा था कपड़े का, लाल। लाल से प्रसिद्ध चितेरा कौन है, श्रीलाल जोशी। क्या मिला है, पद्म मिला है। तो पेपर क्या है, प्रदीप मुखर्जी। कौन है, प्रदीप मुखर्जी। ये क्या है, इस चित्र शैली का, फड़ चित्रण का वर्तमान चितेरा कौन है, प्रदीप मुखर्जी। अब देखो, अब यहां आ जाओ, यहां प्रसिद्ध कौन है। पहली बात ये प्रसिद्ध चितेरी कौन है, पार्वती जोशी है। पै प्रदीप, पै फोर पार्वती जोशी। लो पहली तो आ गई, पार्वती जोशी क्या है, प्रसिद्ध चितेरी। अब पूछ ले वर्तमान चितेरी कौन है। अब देखो समस्या कटाई कौन है, वर्तमान चितेरी पूछते तो आप क्या करोगे, गोत्तल देवी करोगे। क्या नाम है, गोत्तल देवी। अब ये गोत्तल देवी किस चित्रकार या किस हस्तकला की वर्तमान चित्रकार है, तो वो कौन सी है, आपकी फड़ चित्रण। तो ये एक फड़ चित्रण के बारे में मैंने ओवरव्यू बताया है। इस ओवरव्यू को आप स्क्रीनशॉट में लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो ले लिया होगा दोस्तों। व्यवहारिक नॉलेज जहाँ से प्रश्न पढ़ते हैं, अति इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपने जान लिया। अब कुछ प्रश्न ये बनते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कि फड़ कहाँ बनती है और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है। अति इंपॉर्टेंट है, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है। कई बार कहते हैं ना फंस गए, अब मैं तो फंस गया रे। फै फड़ से पर क्या हो गया, शाहपुरा की ये प्रसिद्ध है। शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। कुछ नहीं करना, देखो कुछ भी नहीं करना। फड़ फड़ फंस गया फल, ले आ लग रहे तो नीला लाल कपड़ा होना चाहिए। लाल से श्रीलाल जोशी को पद्म श्री मिला, पै से पार्वती, पै से प्रदीप, और अंत में याद रखना गोत्तल देवी। बस। तो फड़ या पड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का, और भीलवाड़ा में कहाँ का, शाहपुरा का। आगे पढ़ते हैं। देखो ये तो हमने इसकी एक ओवरव्यू तैयार किया है, एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की है, जहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। चाहे चितेरा पूछ ले, चाहे चितेरी पूछ ले, आप चितेरा और चितेरी को याद रखना। अब देखो आगे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ये पूछ सकता है कि ये जो फड़ है, फड़ जब पुरानी
हो जाती है, फड़ जब पुरानी हो जाती है तो क्या किया जाता है। मानो फड़ थी, अब अपनी कापियां भी पुरानी हो जावे तो ये तो फड़ है, फड़ पर जीवनी लिखी हुई है, किसी की जीवनी लिखवा लो, महेंद्र सिंह धोनी की लिखवा लो, सचिन तेंदुलकर की लिखवा लो, कीर्ति स्तंभ राज सिंह प्रशस्ति की लिखवा लो, किसी की कुंभलगढ़ दुर्ग की लिख लो आप, महत्वपूर्ण स्थल भी कपड़े पर अंकित हो, तो ये क्या होगा, फड़ होगा। तो आप जब वो पुरानी हो जाए, मतलब 5-6 साल हो गए फड़ बनाई हुई, पढ़ पढ़ के आप धाप गए, तो अब क्या करोगे, अब फड़ को पवित्र मानकर पुष्कर अजमेर में ठंडी किया जाता है, ठंडी किया जाता है। ठंडी वैसे नहीं, ठंडी का अर्थ हुआ कि उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है, वह कोई गर्म नहीं होती, वो जीर्ण शीर्ण हो जाती, फट जाती है, इसलिए। आगे आ जाओ आप, कौन कौन सी फड़ प्रसिद्ध है। अब देखो, एक तो पाबू जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध है, किसकी, पाबू जी की फड़, ये है सबसे प्रसिद्ध है, लो जी, सबसे प्रसिद्ध फड़ यही है। किसकी फड़ है सबसे प्रसिद्ध, पाबू जी की। श्रेष्ठ फड़ ये है और सर्वश्रेष्ठ फड़ भी यही है। पाबू जी की फड़ लोक मान्यता के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लोकप्रिय है, श्रेष्ठ है। अब हम दूसरी बात करते हैं, तो वो है देव नारायण जी की फड़। किसकी फड़, देव नारायण जी की फड़ यदि बात करें तो ये है सबसे मोटी, बड़ी, लंबी और छोटी। छोटी है तो फिर बड़ी कैसे है, इस कंफ्यूज को दूर करूंगा आज मैं। भाई छोटी है तो बड़ी कैसे, इसी कंफ्यूज को दूर करूंगा। इसमें फड़ वाचन के समय, फड़ का क्या होता है, वाचन उस समय होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र वाचन के समय होता है। और इस फड़ के वाचन के समय होता है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र। यहाँ अति इंपॉर्टेंट पर्सन बहुत बार आ चुका है, रीट, कांस्टेबल, पटवार, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला ये बतानी है छोटी कैसे। छोटी फड़ इसलिए है कि ये 2x2 की फड़ थी, इसलिए इस पर 1992 के दिन, 1992 के दिन 2 सितंबर के दिन क्या हुआ था, 2 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। कितने रुपए की, 2 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी, इसलिए इसको सबसे छोटी फड़ कहते हैं, कह दिया। अब वर्तमान में 2011 की बात करें तो इस पर 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई है, तो इसलिए ये बड़ी होगी। छोटी 5x5 की है तो 5 रुपये की डाक टिकट कितनी है, 5x5 की है, तो 5 रुपये की डाक टिकट 2x2 की हुई थी, तो छोटी हुई या नहीं हुई, क्योंकि 2 रुपये की डाक टिकट जारी हुई। बड़ी क्यों, 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई। अब अगला प्रश्न इंपोर्टेंट, तेजा जी की फड़। किसकी, तेजा जी की फड़ यदि हम बात करें तो इस फड़ पर भी 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई है 2011 के अंदर। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है, याद रखना, रावण हत्ता होता है। इसमें भी कौन सा होता है, रावण हत्ता ही होता है। अगली यदि फड़ की बात करें तो वो है राम देव जी की फड़, और रामदेव जी की फड़ जो है वो भी कौन सा वाद्य यंत्र है, तो रावण
हत्ता वाद्य यंत्र, सारे रावण के धक्के हैं। तेजा जी रावण वाद्य यंत्र के साथ फड़वाचन, रामदेव जी रावण वाद्य यंत्र के साथ, और सबसे सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय फड़ उसमें भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र। अब एक हाल ही में एक फड़ अति इंपॉर्टेंट रही है, वो है अमिताभ बच्चन की फड़। किसकी फड़ है? अमिताभ बच्चन की फड़। और अमिताभ बच्चन की फड़ हाल ही में अति इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि ये न्यूयॉर्क में USA के अंदर इस फड़ का वाचन हुआ। न्यूयॉर्क में इसका वाचन हुआ। USA संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसके वाचन करते एक है रामलाल, अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों को याद रखना। एक है पत्तासी देवी, कौन सी? पत्तासी देवी, और दूसरा कौन है? रामलाल। रामलाल और पत्तासी देवी ने किस फड़ का वाचन किया बताना कमेंट करके। तो अमिताभ बच्चन की फड़ का, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये था फड़ के बारे में, ले लिया होगा दोस्तों आपने इस फड़ के बारे में स्क्रीनशॉट। आगे पढ़ते हैं। फड़ अच्छे तरीके से याद हो गई तो हम आगे देखते हैं क्या है। अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारे सामने क्या है और क्या नहीं, वो है इत्तर। क्या है दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इत्तर के बारे में, कि इत्तर क्या होता है और इत्तर कहाँ का प्रसिद्ध है। बस इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे दोस्तों। यदि हम इत्तर की बात करें तो क्या होता है, ये एक क्या होता है? सुगंधित पदार्थ होता है। इत्तर क्या होता है? प्रश्न आए तो याद रखना, इत्तर एक सुगंधित पदार्थ होता है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? राजस्थान में। तो ये प्राप्त होता है कहाँ से दोस्तों? तो ये होता है खस नाम से, ये एक सुगंधित घास है। खस नाम से जो सुगंधित घास है, इस घास से ही हमें क्या प्राप्त होता है? इत्तर प्राप्त होता है। अब देखो ये घास हमें कहाँ मिलेगी? तो सबसे ज़्यादा मिलेगी सवाई माधोपुर में। तो इत्तर कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का इत्तर प्रसिद्ध है। इसके अलावा टोंक में बहुत मिलेगी, और टोंक के अलावा हमें भरतपुर में भी बहुत मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे सामने आता है जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर आता है, अकबर का पुत्र और शाहजहां के पिता जहांगीर। और जहांगीर की जो सास थी उसका नाम क्या था? सास का अस्मत बेगम। ये जो अस्मत बेगम थी ये जहांगीर की क्या रिश्ते में है? सास लगती है। और जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसकी ये माँ लगती है। लेकिन हमें सास और माँ में नहीं जाना। ऐप और अस्मत बेगम और ऐप और अजमेर, इसने राजस्थान के अजमेर ज़िले में गुलाब से इत्तर बनाया था। गुलाब से इत्तर बनाया था। तो ये जहांगीर की जो सास थी ना, वो इत्र बनाने का काम करती थी। आप भी कमेंट करना यदि आपकी सास है तो क्या काम करती है, क्योंकि जहांगीर की सास क्या काम करती थी? इत्र बनाती थी। देखो अब आगे चलते हैं। अब हम एक और ले लेते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूंगनी। सूंगनी या नसावर। सूंगनी या नसावर की यदि हम बात करें तो सूंगनी या नसावर सुबह सुबह सूंघता है।
ब्यावर की प्रसिद्ध है और ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में, इस बात पर जाना। सोंगनी या नसावर कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हमने देखा इत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, क्योंकि सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा खस होता है और खस एक सुगंधित घास होता है और उसी घास से हम राजस्थान में इत्र बनाने का कार्य भी करते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या, देखो अब हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है हमारा लहरिया। क्या है? लहरिया। और अब हम किसको पढ़ रहे हैं? लहरिया को पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, लहरिये की यदि बात करें तो लहरिया हम पढ़ के आए हैं कि कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है। ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो हम सीधा सा आंसर उठाएंगे और सीधा सा करेंगे कि हम दोस्तों पढ़ के आए हैं कि लहरिये जयपुर के प्रसिद्ध है। लेकिन हम एक प्रसिद्ध एक देखते हैं कि क्या लहरिया ओढ़ा जाता है या गले में डाला जाता है या बांधा जाता है? तो याद रखना, लहरिया पहली बात गले में डाला जाता है, गले में डाला जाता है, अति इम्पोर्टेंट, गले में डाल सकते हैं लहरिये को। दूसरी बात, बांध सकते हैं और तीसरी बात, लहरिया जो है वो ओढ़ सकते हैं। लहरिये को हम ओढ़ सकते हैं, बांध सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं। तीनों काम में लहरियों को प्रयोग होता है। लेकिन ज़्यादातर यदि हम बात करें तो ज़्यादातर लहरिया जो है, ये लहरिया ज़्यादातर ओढ़ा ही जाता है। इस प्रश्न पर जाना, ज़्यादातर लहरिया ओढ़ा जाता है। लहरिया जो है वो ज़्यादातर ओढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, के पढ़े हो आप लहरिये के बारे में? लहरियों गले में डाल सका, माथे पर बांध सका और क्या कर सका? ओढ़ सका। ज़्यादातर प्रयोग राजस्थान में लहरिये का ओढ़ने में होता है। लहरियों का टैग प्रसिद्ध है जयपुर को। अब एक ट्रिक याद रखा ये लहरिये में, क्या याद रखनी है? ट्रिक, उसका ट्रिक का नाम है चर और बट्टी। चरबट्टी, क्या याद रखना है? चरबट्टी, ये एक ट्रिक का ही नाम है। क्या? चरबट्टी। तो याद रखना चरबट्टी लहरिये में। चरबट्टी से जोश है तो क्या करें? चरबट्टी में जोश है तो क्या करें? जब चरबट्टी में जोश है तो हम क्या करें? चरबट्टी में जोश है तो चरबट्टी अपने पास रखेगी ना। हमें तो लहरिया ओढ़ना है, लहरिया गले में डालना है और लहरिया बांधना है। अब चरबट्टी की बात करते हैं। च पर क्या है? च पर अति इम्पोर्टेंट है कि चढ़ावा। क्या है? चढ़ावा, चढ़ावा। और रै पर क्या है? रंग रेस। और बै पर क्या है? बंधारा। ये सभी कौन है? ये सभी वो है जो लहरिये का कार्य करते हैं। लहरिये को यदि थे काम करने लाग जाओ तो चढ़ावा, रंगरेज और बंधारा। बंधारो भी कहवे, लहरियों बांधे हाथ सो तो बंधारो, चढ़ावो कहवे और रंगरेज भी इसको कहते हैं। अगला टी पर क्या है? टीपणा। टी पर क्या है? टीपणा। टीपणा वह कौन जी का ब्राह्मण लोग देखते हैं, वो टीपणे नहीं। टीपणा है कि लहरिये में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, जो उपकरण काम लिए जाते हैं, उपकरण
जितने भी मतलब साधन काम में लिए जाते हैं लहरिया बनाने में, वो सारे क्या कहलाएंगे? टीपणा कहलाएंगे। अगली बात है से का अर्थ क्या है? शेखावाटी प्रदेश। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी में अति इंपॉर्टेंट क्या है? सुजानगढ़। लहरिये प्रसिद्ध कहाँ के हैं? शेखावाटी के, सुजानगढ़ के लहरिये प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को दिमाग में बिठा लेना साथियों। लहरिया शेखावाटी का प्रसिद्ध है, सुजानगढ़ का। और जो से क्या है? जोधपुर। जोधपुर क्यों आया गुरुजी? तो याद रखना, जोधपुर इसलिए आया कि जोधपुर लहरियों की मंडी है दोस्तों। क्या है? मंडी है। कौन? जोधपुर। किसकी? लहरियों की। आगे आ जाओ। सै पर क्या है? तो याद रखना, सै पर है सवाई माधोपुर। क्यों प्रसिद्ध है गुरुजी सवाई माधोपुर लहरिये में? तो बारीक बंदेज के लिए जो प्रसिद्ध है। कौन सा बंदेज? बारीक बंदेज। और बारीक बंदेज जो है ना, उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है? वो है सवाई माधोपुर। इस प्रश्न को दिमाग में बिठा लेना। अगला कौन सा है पर है कौन सा? हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र में लहरिये का पहला क्या मिलता है? पहला मिलता है प्रमाण दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। लहरिये का सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो हर्ष चरित्र के अंदर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। पर एक और है हाड़ौती। गुरुजी हाड़ौती क्यों प्रसिद्ध है? बस इसी की बात कर रहे हैं। हाड़ौती शिकारी बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बंदेज है? याद रखना, अति इंपॉर्टेंट। शिकारी बंदेज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सैफोर शिकारी बंदेज हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध है। अब तो पर याद करोगे तेयब जी। कौन से कलाकार हैं? इसके कलाकार नहीं, चढ़ावा, रंगरेज, बंधारा। इसका बंधारा कौन है? तेयब जी। और आप कमेंट करके मेरे को बताओगे तेयब जी को इस क्षेत्र में पुरस्कार कब मिला? तेयब जी को इस क्षेत्र में पुरस्कार कब मिला? और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो यहाँ तक आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे कुछ बातें इधर कर लेते हैं। वो क्या बातें करेंगे कि लहरिये के प्रकार। किसके? लहरिये के प्रकार पढ़ेंगे। और कौन से लहरिये किस प्रकार के, कौन से लहरिये कहाँ के प्रसिद्ध है, बस ये लहरिये के क्या है प्रकार। और इन्हीं लहरियों के प्रकारों को आज हम एक अच्छी विधि से पढ़ेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा है? लहरिये की एक खास इंट्रोडक्शन। और अब हम क्या पढ़ेंगे? लहरिये के प्रकार। और वो प्रकार कौन से? तेयब जी कह दो इसको, तेयब खां कह दो। ये है जोधपुर का निवासी। अभी तक आपका कमेंट नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसे मिला दोस्तों पद्मश्री। और ये कब मिला? 2002 के अंदर मिला था। तेयब जी को ज़्यादातर पद्मश्री मिला है ना, तो सम संख्या में मिला। मैं एक दिन सारी हस्तकला के अंदर मैंने बता रखे हैं पद्मश्री किसको कब मिला किसको नहीं। लेकिन एक दिन फिर स्पेशल क्लास लाऊंगा, सारे करवा दूंगा पद्मश्री। तो तेयब खां जोधपुर का निवासी है। इसे पद्मश्री 2002 के अंदर मिला। अब लहरियों की बात करते हैं। लहरिया, पहला तो लहरिया कैसा है, ये बात है। लहरिया कैसा होता है? देखो लहरिया ऐसा होता है, ये लहरिया है। और इस लहरिये में हमेशा तिरछी लाइनें होती है। कैसी लाइनें होती है? लहरिये में हमेशा तिरछी लाइनें होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। हो गया।
अब आपके सामने आता है लहरिया, कैसा है, तो ये तो स्टार में रहेगा। पहला आता है सतरंगी लहरिया, कौन सा है, पहला है सतरंगी लहरिया। ये लो दोस्तों, यदि हम बात करें सतरंगी लहरिये की तो ये कैसा होता है, तो याद रखना ये वो कपड़ा है आपका, और इस पर यदि सतरंगी आपको लहरिया बनाना है तो ये लाइन अलग होगी, देखो थोड़ी फीकी है, और ये थोड़ी क्या है, गाढ़ी है। 2, ये थोड़ी फिर फीकी है। 3, ये फिर गाढ़ी है। 4, ये फिर फीकी है। 5, और ये फिर 6, 1 2 3 4 5 6, लो 7 हो गई दोस्तों। तो सतरंगी के अंदर 7 रंग की तिरछी लाइनें होती है, कितनी, 7 रंग की तिरछी लाइनें होती है। 7 रंग की तिरछी लाइनें होती है और ये अलग अलग रंग में रंगी होती है। कैसे अलग अलग रंग में रंगी होती है, उसे हम कहते हैं सतरंगी लहरिया। आगे यदि हम पढ़ें तीसरा, तो वो है पंचरंगी लहरिया। कौन सा, पंचरंगी लहरिया। और पंचरंगी लहरिया भी ऐसा है, लो ये रहा, इसमें होती है अलग अलग रंगों की 1 2 3 4 5 लाइनें होती है। 5 लाइनें जो होती है वो अलग अलग रंगों की होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पंचरंगी लहरिये का प्रयोग बिल्कुल अति इंपॉर्टेंट है, मांगलिक कार्यों में ज़्यादा होता है। जो मांगलिक कार्य होते हैं उन मांगलिक कार्यों में पंचरंगी लहरिये का प्रयोग ज़्यादा होता है। कलम, जैसे मोती लहरिये को पढ़ेंगे, धानका को पढ़ेंगे, मोटड़ा को पढ़ेंगे और लहरिये को हम पूरा कर देंगे। आज के लिए हम इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करना और क्लास को अंत तक देखना, ताकि रीट के अभ्यर्थी, कांस्टेबल, पटवार वाले एक बहुत बड़ी महारत हासिल कर सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।